नमस्कार, कशिश न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। अब आज सरकार के लिए एक बड़ी समस्या या कह सकते हैं टेंशन है सरकार के लिए कि जो संविदा कर्मी हैं बिहार के 27,000 संविदा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए संविदा कर्मी हैं, वो सभी होम आइसोलेशन पे चले गए। हालांकि इस संकट के घड़ी में आंदोलन करना, सरकार पे दबाव बनाना कि आप हमारे मानदेय बढ़ाएं, बीमा को लेकर सही डिमांड है कि बीमा 9 सूत्री मांग में एक बीमा भी है। बीमा तो जरूर मिलना चाहिए, बीमा कवर में ये लोग जरूर आना चाहिए, क्योंकि यही एक संवर्ग है जो संवर्ग लगातार अस्पतालों में ड्यूटी पर बनी हुई है और जो वर्तमान सेटअप है उसमें ये अपना 100% दे रही है। लेकिन हर कोई अपने समय मौके का इंतजार में है, तो इनके लिए अभी मौका है कि हम सरकार पे दबाव बनाएं। जो 9 सूत्री मांग है उस मांग को लेकर आज बिहार में अधिकांश जगहों पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम पूरी तौर पर प्रभावित हुआ है। कई इस तरह की खबरें भी आई हैं, तो ज़रा देखिए कि संविदा कर्मी क्या कह रही हैं और इनके आंदोलन का क्या प्रभाव दिख रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन का काम प्रभावित होने की खबर है, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं, प्रखंड स्तर के जो अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा काम प्रभावित हुआ है और वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हुआ है। फिर भी कह सकते हैं कि सरकार ने एहतियातन व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सभी जिले के डीएम और एसपी को दिया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। वार्ता हो, इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक हायर लेवल कमेटी भी गठित कर दी थी कल ही। आज वो कमेटी बातचीत करने को तैयार भी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक चीज़ें सामने आई। लेकिन ज़्यादा देखते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं, जो होम आइसोलेशन के बहाने काम से अपने आप को अलग कर लिए हैं, वो क्या कहती है। राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के तरफ से आज 27,000 संविदा कर्मी होम आइसोलेशन में हैं। हमारी मांग कई वर्षों से है, हम 15 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं। कई स्वास्थ्य मंत्री बदल गए और हमारे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री पिछले 20 में उसने हमारी मांग को जायज़ मांग को ठहराते हुए कमेटी बनाया था कि 15 दिन में इसका रिपोर्ट देकर अनुपालन कराएंगे। न वेतन सही से मिल पाता है और वेतन सम्मानजनक है। इस मांगों के लिए हम लोग होम आइसोलेशन में हैं। आज 12 तारीख को 50% काम बाधित हुई है सरकार के, इसके लिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं। चलिए, मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, इस होम आइसोलेशन का कितना प्रभाव दिख रहा है? लगता है मरगूब आलम से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मरगूब, ये होम आइसोलेशन का क्या प्रभाव दिख रहा है? खास करके संविदा कर्मी होम आइसोलेशन के सहारे काम से अपने आप को अलग कर लिए हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है अस्पतालों में? आवाज मिल रही है संतोष जी आपको? हाँ, मिल रही है। देखिए संतोष जी, इस 27,000 स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पर नियुक्त हैं, इनकी नियुक्ति आज से लगभग 2.5 साल पहले हुई थी। और उसके बाद आपको पता होगा पिछले साल ही संक्रमण का दौर आया और उस संक्रमण के दौर के दौरान ही इन लोगों ने सरकार से आग्रह किया था कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम संक्रमण के दौर से में काम कर रहे हैं अन्य स्वास्थ्य कर्मी के साथ ही, और हमारी भी ड्यूटी उतनी है जितनी उनकी है। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने इनसे वार्ता किया था और 4 मुद्दों पर इन लोगों के बीच समझौता हुआ था। पहला ये कि इनको भी वही सुख सुविधा देने की कोशिश की जाएगी जो अन्य संविदा कर्मी को दिया। लेकिन इनका कहना है संक्रमण का जो पहला लहर खत्म हुआ पिछले साल, उसके बाद सरकार पूरे मामले पर कुंडली मार के बैठ गई। 4 महीने तक जो संक्रमण कम था पूरे इंडिया में, बिहार में भी था, तो इन लोगों ने कई बार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई। इन लोगों ने 4 अल्टीमेटम दी। हमें याद है कि पिछले 4-5 महीने में इन लोगों को 4 से 5 ऐसी खबरें आई हमारे पास, जो हमने खबरें चलाई कि
ये लोग हड़ताल पर जाएंगे। अंततः इन लोगों ने कहा था कि अगर किसी भी हालत में इस दूसरी पीक में अगर इन लोगों के लिए अगर किसी तरह की पैकेज, राहत पैकेज और जो अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को मिल रहा है उसकी घोषणा नहीं की जाती है तो ये लोग 27 लाख स्वास्थ्य कर्मी आज से होम आइसोलेशन में चले आएंगे। इनके होम आइसोलेशन में जाने से वैक्सीनेशन के काम पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन संतोष जी एक बात है, स्वास्थ्य कर्मियों के आइसोलेशन में जाने के स्वास्थ्य को लेकर के जो अन्य काम हैं जो अभी संक्रमण के दौर में उस पर बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है, ये बात निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि पूरी तरह से काम ठप नहीं हुआ है, लगभग 50% से ज्यादा काम जो है वो अवरुद्ध हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने कहा है कि 25 तारीख तक अगर शाम तक अगर सरकार ने इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार या सकारात्मक वार्ता नहीं किया या कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो 25 तारीख को ये लोग सामने सारे लोग सामूहिक तौर पर रिजाइनेशन कर देंगे और सरकारी नौकरी से अपने आप को हटा लेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये बड़ा धमकी है। अब देखना पड़ेगा कि सरकार इस पूरे संक्रमण के दौर में, आपदा के दौर में क्या कदम उठा पाती है। लेकिन इन लोगों ने आपदा के दौर में निश्चित तौर पर अपनी जान की सुरक्षा लगाने के लिए इनका कहना है इनकी जब तबियत खराब होती है तो इन्हें पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स में इन्हें जगह नहीं मिलती। इन्हें कहा जाता है कि आप प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज कराएं, हमारे पास पैसे इतने नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगूब आलम थे, वाकई में अपना जान जोखिम में रख के ये भी कोरोना वॉरियर हैं। ठीक है, सरकार की पॉलिसी है कि आप इनको संविदा पर बहाल किए हुए, लेकिन ये कोरोना वॉरियर की तरह काम करते हैं और उनको आप अगर सुविधा न देंगे तो भाई स्वाभाविक तौर पे ऐसे समय में वो होम आइसोलेशन के सहारे ही सही, उनको भी लगता है कि सरकार अभी ही हमारी बात सुनेगी। अगर सरकार सामान्य स्थिति में अगर बात सुनती तो उनको भी इस समय में इस तरह का आंदोलन की धमकी नहीं देते। मतलब एक सरकार की भी एक इसी तरीके की सोच हो गई है कि टालते रहो। इनके पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि कोरोना काल में हम हड़ताल करें तो शायद सरकार हमारी बात मान ले। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं और ये खबर है फंस गए पप्पू। जी हाँ, पप्पू यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। पटना पुलिस आपदा प्रबंधन के एक्ट के उल्लंघन के मामले में जरूर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन 1989 के एक अपहरण के मामले में पप्पू यादव पर जो गिरफ्तारी का वारंट जारी है उस वारंट के सहारे पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, मधेपुरा पुलिस गिरफ्तार करती है। आज हाई कोर्ट में पप्पू यादव के वकील की तरफ से शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव को फिलहाल हाई कोर्ट से भी राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कल पप्पू यादव जब कोर्ट के सामने, वर्चुअल कोर्ट के सामने पेश हुए थे तो उनके समर्थक मोबाइल पे सारे कोर्ट की प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे थे और मीडिया कर्मियों के बीच वो भेज रहे थे। इसका असर ये हुआ है कि आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चला दिया है पप्पू यादव पे। ये तीसरी समस्या पप्पू यादव के लिए खड़ी हो गई है। हमारे साथ हम सुपौल संवाददाता से जुड़ना चाहेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पप्पू यादव पर जो ये शिकंजा कसता जा रहा है लगातार, मतलब इसकी स्थिति बनती जा रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। जिस तरीके से 89 के मामले में जब इनके खिलाफ वारंट प्रे हुआ, 22 मार्च को प्रे हुआ, 22 मार्च से लेकर अभी मई, इस बीच में उन्हें मौका ज़रूर मिला है कि वो अपने लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेकर इस केस के मामले में कैसे अपने आप को जमानत मिले या इस केस के मुतालिक क्या कार्रवाई, लीगली कार्रवाई हो सकती है, इसको सोचने के लिए इनके काफ़ी वक्त मिला, क्योंकि सरकार से ये लड़ रहे हैं। इन्हें भी ये समझना चाहिए कि आप लगातार सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं, सरकार के विफलताओं को आप उजागर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये समझदारी होनी चाहिए कि पुलिस के सहारे उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश होगी। और ये मुकदमा 89 का है और 89 से इस केस की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए बहुत जल्द इनको बेल भी मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद अब एक दूसरी बात हो गई कि वो पूरे प्रोसेस को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है, इससे एक नई मुश्किलें इनके लिए पैदा ले ली है। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव जेल में अनशन पे हैं। हालांकि जेल के प्रबंधक जो वहाँ के जेलर हैं, उस खबर की खंडन उन्होंने किया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
पप्पू यादव को समय समय पर सारा कुछ मुहैया कराया गया है, जेल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। चलिए हमारे साथ सुपौल से जुड़ गए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सुपौल संवाददाता से हमारी बात हो, सुभाष से, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पप्पू यादव फंस कैसे गए, पूरी प्रक्रिया जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस में कहाँ ये चूक हुई जिस वजह से आज वो जेल के सलाखों में है। सुभाष तक हम चाह रहे हैं सुभाष से जल्द संपर्क हो जाए, और हम सुभाष से ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सामने आ रहा है कि उनके खिलाफ ये मामला बन सकता है। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से पहले ही उसके अनुरोध को खारिज कर चुका है। तो सुभाष से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। इस खबर में अब हम चलते हैं दूसरी खबर पे, जहां कोरोना काल को लेकर क्या है वो चीज़ें क्या बदली हैं कोरोना के लिए। हम वाकई में अगर हम बात 24 घंटे के अंतराल में करें तो कोरोना से बिहार और झारखंड दोनों जगह के लोगों को राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है। अब बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, दवा जो महंगे दामों में बिक रहा था उसमें कमी आई है। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर की खरीदारी महंगा हो गया था, 1200-1300 का वो 2500 रुपया में मिलने लगा था, वो भी चीज़ें अब बदली हैं। इस तरह से कई तरह की चीज़ें बदली है और इसका लाभ भी हमें लगता है कि दिखने लगा है कि कोरोना का संक्रमण कम है। और इसमें सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन माना जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ बदला है बिहार और झारखंड में। झारखंड में तो आधे स्थिति, मतलब संक्रमित लोगों की संख्या आधे से भी कम हो गई, लेकिन ग्रामीण स्तर पर स्थिति अभी भी हमें लगता है कि सुधार की स्थिति नहीं है। अगर गांव की हम बात करें तो अब कोरोना गांव की तरफ बढ़ चला है, और ऐसी स्थिति में जहां गांव में इस समय वैसे भी फ्लू की बुखार का जोर रहता है, लेकिन कोरोना फैल रहा है। ये सरकार के आंकड़े को ही देखिए तो अगर इस अप्रैल से लेके 6 अप्रैल से लेके 12 मई तक की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में 54% गांव से मरीज आ रहे थे, गांव से जुड़े हुए मरीज आ रहे थे। आज 76 से 86% मरीज गांव से आ रहे हैं। मतलब गांव से में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हमें लगता है कि सरकार को ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना का पैर फैला रहा है उसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको गोपालगंज ले चलेंगे, जहां गोपालगंज के एक डीएम के एक सराहनीय कार्य की वजह से वहां के मरीजों को क्या लाभ मिल रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले और हम बात कर रहे हैं ऐसे स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए लोगों का जो अपनी जान हथेली पर लेके कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, इलाज करने में मदद सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर को। ये अच्छी पहल है। ये गोपालगंज से खबर है, मुंगेर से खबर है कि एक डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोरोना मरीज को कैसे ट्रीटमेंट हो सके टेलीमेडिसिन के सहारे वो इलाज कर रहे हैं। तो हम शुरुआत खबर करते हैं गोपालगंज से। देखिए, हर जिला के डीएम को गोपालगंज के डीएम के इस काम से सीख लेनी चाहिए। सरकार की मशीनरी बहुत दिनों तक बहुत सारी चीज़ें उनके नियंत्रण में भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकते। दरभंगा में देखिए कि किस तरीके से कोविड संस्थान के सहारे पिछले कोरोना काल में भी और इस काल में भी दरभंगा के कई संगठन के लोग जुड़े हुए, नवीन सिन्हा के नेतृत्व में वहाँ पत्रकार हैं उनके नेतृत्व में, और अंतिम संस्कार में कोई शिकायत ही नहीं आ रही है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा ले लिया, जो घाट पे रहने वाले जो डोम महाराज हैं वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, कोई शिकायतें नहीं आ रही हैं। तो इस तरह के जो भी स्वयंसेवी, हर जिले में इस तरह के स्वयंसेवी संगठन हैं, नए लड़के हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका इस्तेमाल, उनसे सहयोग लेने की जरूरत है। और हम लगता है कि अगर उससे हम सहयोग लेंगे तो बहुत ही मजबूती के साथ हम इस कोरोना से बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए जिला के डीएम को खुद पहल करनी चाहिए
और डीएम अगर पहल करता है तो लोगों को भरोसा भी होता है कि अगर हम कोरोना में घर से बाहर निकलते हैं, अस्पतालों में डॉक्टर के लिए मदद के लिए खड़े रहते हैं, तो फिर उन्हें आसान एक हौसला भी होता है और लगता है कि नहीं चलिए हम कुछ काम भी कर रहे हैं। तो हम दिखाते हैं आपके गोपालगंज की उस तस्वीर को, जरा आप भी वो तस्वीर देखिए कि ये तमाम 24 लड़के हैं इस संगठन में जुड़े हुए लोग हैं। डीएम के पहल पे वहाँ वो लोग मौजूद हैं। जैसे ही मरीज आते हैं वो दौड़ कर जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर के सामने ले जाते हैं, उन्हें फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ठीक से लगा हुआ है कि नहीं वो देखते हैं। अगर कहीं कोई परेशानी है तो नर्स के देखिए किस तरीके से मरीजों को स्ट्रेचर व्हील चेयर पर उठा के वो अस्पताल में ला रहे हैं। जो मरीज भर्ती हैं उन्हें सब कुछ मुहैया हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। इसका असर ये है कि जिलाधिकारी के साथ इनका संबंध है, इनका रिश्ता है। जिलाधिकारी द्वारा ये कमेटी गठित की गई है, ये स्वयंसेवी संगठन के लोग जुड़े हैं। इसका एक प्रभाव भी पड़ता है प्रशासन पर, खासकर डॉक्टर और मेडिकल टीम से जुड़े हुए लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है और इसी का परिणाम है कि गोपालगंज में बेहतर समन्वय हो रहा है। जरा सुनिए किस समन्वय को लेकर क्या कहते हैं इससे जुड़े हुए जो वॉलंटियर हैं। हैं और उनको जिस तरीके की भी मदद करनी होती है, जैसे उनको उठा के हमको ले जाना होता है या फिर उनको स्ट्रेच पे लाद के उनको अंदर ले जाना होता है या ऑक्सीजन भर के ले आना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है, उनके साथ एक गार्जियन है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ले आके भरवा के देना हो उनको, ये सब चीज़ें आने से कुछ कार्यप्रणाली में सुधार आया है लोगों में और लोग देख रहे हैं कहाँ पे कोई कमी है, उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं डीएस को। हम लोग तुरंत उसका कंप्लायंस करते हैं। हाँ, और वो लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आके न्यूसेंस जो कर रहे हैं और एक बार में एक आदमी के साथ, एक पेशेंट के साथ एक आदमी को जाना। हम लोग बहुत लकी हैं जो इस तरह की महामारी में काम करने का मौका मिला और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का मौका मिला। ये जो लोगों की सोच हो चुकी है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं या आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तक सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इवन कोविड सेंटर्स भी अलग से बने हुए हैं, चाहे थावे हो, हमारा हथुआ हो, झाझवा हो, सब। तो आपने सुना कि किस तरीके से हमें गर्व महसूस हो रहा है। ये बिहार के तमाम डीएम को ये काम करना चाहिए। अनुमंडल अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक इस तरह से जो एनसीसी के छात्र हैं, एनएसएस के छात्र हैं या फिर जो मेडिकल की तैयारी करने वाले जो पढ़ाई कर रही है, नर्सें अभी पढ़ाई ही वो कर रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर अगर कोई तकनीकी डिग्री जिनके पास है, इस तरह के जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमें लगता है कि सरकार को डीएम को कहना भी चाहिए कि आप ऐसे यूथ को मोबिलाइज कीजिए, उनका सहयोग लीजिए और इसका व्यापक असर पड़ेगा। देखिए किस तरीके से जहां अस्पताल में 8, 10, 20 सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं, वहाँ अगर 40 का अगर जत्था यूथ का अगर वहाँ पे पहुँच जाए मदद करने के लिए, तो कोरोना मरीज को काफ़ी सहयोग भी मिलेगा और बेहतर ट्रीटमेंट भी मिलेगा। मंगेश हमारे साथ हैं। मंगेश, इस व्यवस्था के पीछे किस सोच है? हाँ जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए डीएम ने एक अच्छी पहल शुरू की और अच्छी पहल करने से कोरोना वायरस लोग आए, लड़के और आए और डीएम से मिले। डीएम ने आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग काम कीजिए और उसी पे 24 लड़के इसमें लग गए हैं। और सदर अस्पताल में जिन भी मरीजों की आवश्यकता पड़ रही है, सिलेंडर की, गैस की या व्हील चेयर की, अगर उनके मरीज के साथ अगर कोई अटेंडेंस नहीं है तो उनको ले जाकर खुद डॉक्टरों से इलाज करवाना, दवा है कि नहीं है, हर चीज की व्यवस्था कराना, ये डीएम साहब की अच्छी पहल है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि बिहार के सभी डीएम को इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अंत्येष्टि में भी दरभंगा के कबीर जो संगठन है उनसे सीख लेना चाहिए बिहार के तमाम जिला के डीएम को और गठन करना चाहिए इस तरह से जो अंतिम संस्कार में मदद करना चाहते हैं। चलिए, अब हम इसी तरीके की एक खबर मुंगेर से हम आपको दिखाते हैं, जहां किस तरीके से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर टेलीमेडिसिन के सहारे कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बड़ी बात है और काफ़ी चर्चा भी है इस शिशु रोग विशेषज्ञ की कि इस संकट के घड़ी में भी वो अपने पेशेंट का पूरा ख्याल रख रहे हैं और जैसे भी हो वो बाहर नहीं, मतलब कि हम क्लिनिक बंद कर दें, डर से हम अस्पताल आना छोड़ दें, प्राइवेट निजी नर्सिंग छोड़ दें,
ये देख लीजिए कि किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उनका वो इलाज कर रहे हैं। हमें लगता है कि बिहार के तमाम डॉक्टर का जो निजी प्रैक्टिस बंद कर दिए हैं उन्हें बाहर आना चाहिए था। डॉक्टर संजय कुमार काफ़ी हमें लगता है कि उनके इस कार्यशैली से बिहार के डॉक्टर को सीख लेनी चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। जरा डॉक्टर साहब के हम अजय कुमार हैं डॉक्टर, जरा आप सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस प्रोसेस के अनुसार जो इलाज अभी भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब से, जरा आप भी सुनिए। इसीलिए मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सबको बुला करके पूरी सावधानी बरत करके हम लोग उनके बच्चों को सलाह दे सकते हैं। और ये हमने मुफ्त इसलिए करना चाहा कि ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो कि भाई चलो फ्री में इलाज होता है, बच्चों को परेशानी है तो दिखा लें, ताकि बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे। तो बच्चे को फ्री इलाज कर रहे हैं इस कोरोना काल में, जहां एक तरफ डॉक्टर जिस्म का सौदा करने से भी नहीं बच रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल दे रहे हैं कि बस पैसा दीजिए तो हम ऑक्सीजन लगाएंगे। वहीं एक डॉक्टर इस तरह के भी हैं कि मुफ्त में फ्री में बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अतहर जुड़ चुके हैं। अतहर, यह आपने इस खबर को किया है, इस डॉक्टर के अंदर में ऐसी क्या भावना जागृत हुई जो इस तरीके से इस कोरोना काल में सेवा कर रहे हैं? देखिए, इस डॉक्टर से जो डॉक्टर अजय कुमार है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुंगेर के, इनसे हमने जब उनके बारे में जब पता चला कि वो फ्री में कोविड के पेशेंट जो है उनके पास बच्चे को जांच कर रहे हैं, तो हमने उनसे संपर्क साधा और जब बात की तो उन्होंने साफ साफ कहना कि देखिए सबसे पहले मानवता है। अगर हम डॉक्टर ही घर में बैठेंगे तो फिर इनको देखने वाला कौन होगा। इस मिशन को लेके उन्हें आगे बढ़े और अपना क्लिनिक खोल करके जो नवजात शिशु है उनको वो फ्री में चेक करें। पर उन्होंने एक आदेश भी अपना बोर्ड पर भी लिख दिया है कि जो अपना कोरोना से ग्रसित लोग हैं, उनके जो माता पिता है, उनके जो बच्चे बीमार है, वो आए और निःशुल्क हमें देखकर हम चेकअप करेंगे और उसका इलाज करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर किसी उनके माता पिता को कोविड है तो वो नहीं आए, अपने परिजन को बच्चे के साथ भेज दे और सारी बात बता दे, हम देखने को तैयार। साथ में साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम कर रहे हैं और सब डॉक्टर को भी घर से निकलना चाहिए और इसको पहल करना चाहिए। अगर डॉक्टर, देखिए डॉक्टर भगवान का रूप होता है और डॉक्टर ही अपना जान बचाने लगे तो जो यहाँ पे लोग हैं, जो पेशेंट लोग हैं, तो उनको देखेगा कौन। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह के खबरों को महत्वपूर्ण ढंग से बनाया और चैनल तक पहुंचा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम बात करते हैं उस शख्स की, अस्पतालों के कारगुजारी जितनी साहस के साथ एक महिला सामने रखी है, पूरी मजबूती के साथ, अब पूरा सिस्टम इस महिला के साथ खड़ी है ऐसा दिखने लगा है। एडीजी सीआईडी विनय कुमार लगातार इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुंगेर एसपी ने त्वरित कार्रवाई की है। वहाँ के जो जिस वार्ड अटेंडेंट पर आरोप उन्होंने लगाई थी महिला ने, ज्योति कुमार, उसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज दिया है। देर रात छापेमारी हुई है उस अस्पताल में और उस अस्पताल में छापेमारी के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। जो जिस मरीज की मौत को लेकर बवेला मचा है, जिसकी पत्नी ने ये आरोप लगाई है, उसके सारे कागजात को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। रेमडेसिविर जो सुई है उसको लेकर अस्पताल के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है, इसकी प्रामाणिकता भी सामने आई है और हम कह सकते हैं कि लगातार दबिश बढ़ती जा रही है। इस बीच 3 बड़ी कार्रवाई हमें लगता है कि इस मामले में हुई है। एक तो वार्ड जो बॉय था वो गिरफ्तार हुआ है, जो पीड़िता है वो पॉइंट बाय पॉइंट लिखकर डीजीपी को भी और एडीजी सीआईडी को भी और एसएसपी मुंगेर और पटना को भी वो भेजी हैं और उस पॉइंट पर में पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बिहार में काम कर रहा है उसकी चर्चा करते हुए कैसे छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है अस्पतालों में, उसकी विस्तृत चर्चा वो की है। इस बीच पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट समा सिन्हा ने राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और सूचना आयुक्त को एक पत्र उन्होंने एक आवेदन दिया है और उस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है, जिसमें अस्पताल की पूरी प्रोसेस जो है
ट्रीटमेंट को, कोरोना काल के दौरान जो ट्रीटमेंट का की जो प्रोसेस है वो आरटीआई के दायरे में आना चाहिए उसको, और अस्पताल को डायरेक्शन में दे दिया जाए कि आप डायरेक्शन दें कि वो जानकारी उपलब्ध कराएं। मानवाधिकार आयोग से वो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मरीजों के साथ अस्पताल प्रबंधक व्यवहार कर रहे हैं ये मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। और उसके अलावा राज्य महिला आयोग से भी उन्होंने आवेदन दिया है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है ऐसे में तमाम अस्पतालों में सीसीटीवी लगाया जाए जहां आईसीयू में पेशेंट हैं, और उसकी निगरानी वहां जहां उनके पेशेंट के अटेंडेंट है वो देखते रहें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए इस खास बुलेटिन को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हमारी कल इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत, नमस्कार।